पॉइंटर्स, जैसे कि हम अपने पहले पॉइंटर्स की वीडियो सीरीज़ में भी देख चुके हैं कि पॉइंटर्स आपके एक तरह के वेरिएबल होते हैं जो किसी दूसरे वेरिएबल की मेमोरी लोकेशंस को स्टोर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो बेसिकली आपके जो पॉइंटर्स होते हैं किसी दूसरे वेरिएबल के मेमोरी एड्रेसेस को अपने अंदर स्टोर करके जब भी आप पॉइंटर का अपने प्रोग्राम में यूज़ करते हो तो आप वहाँ से दूसरे वेरिएबल की मेमोरी लोकेशंस को एक्सेस कर सकते हो। ये हम अपने पॉइंटर्स वाले वीडियोस में देख चुके हैं। अब इसी पॉइंटर का हम अपने स्ट्रक्चर के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। आप जब स्ट्रक्चर क्रिएट करते हो तो स्ट्रक्चर के जो डिफरेंट तरह के मेंबर्स होते हैं इनको एक्सेस करने के लिए आप मेंबर के अंदर क्या स्टोर करना चाहते हो या क्या वैल्यू आपने स्टोर की है, उस वैल्यू को एक्सेस करने के लिए भी हम अपने पॉइंटर्स का यूज़ कर सकते हैं। अब थ्रू पॉइंटर्स जब हम स्ट्रक्चर के अंदर अपने डिफरेंट तरह की वैल्यूज़ को एक्सेस करेंगे, मेंबर्स को एक्सेस करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे फिर से अगेन आपके डॉट ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम स्ट्रक्चर के केस में पहले भी देख चुके हैं कि अगर आप किसी वेरिएबल के थ्रू मेंबर्स को एक्सेस करना चाहते हो तो वहाँ पे आप वेरिएबल नेम डॉट मेंबर नेम राइट करते हो। तो सिमिलरली यहाँ पे भी हम इसी डॉट ऑपरेटर का यूज़ करके थ्रू पॉइंटर्स आपके डिफरेंट तरह के मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हो, या इसी का आपके पास एक और अल्टरनेटिव है यहाँ पे डैश एंड ग्रेटर देन साइन। हम इस साइन का यूज़ करके भी थ्रू पॉइंटर आपके स्ट्रक्चर के मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आपके पास एग्जांपल दिया गया है कि अगर आप डॉट ऑपरेटर का यूज़ करना चाहोगे तो वहाँ पे हमें पैरेंथेसिस के बीच में आपका डीरेफरेंसिंग इनडायरेक्शन ऑपरेटर यूज़ करोगे। आफ्टर दैट आप पॉइंटर नेम लिखोगे, देन आपका पैरेंथेसिस क्लोज, देन डॉट, एंड यहाँ पे आप अपना मेंबर का नेम राइट करोगे। आइदर आप इस तरह से लिख सकते हो या आप लिख सकते हो यहाँ पे पॉइंटर नेम डैश एंड ग्रेटर देन साइन एंड आफ्टर दैट मेंबर नेम। आप दोनों में से किसी भी तरह से लिखो, आपका सेम चीज़ है। मगर जब आप डॉट ऑपरेटर का यूज़ करोगे तो यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना कि आप जब अपना पॉइंटर नेम लिखोगे तो पॉइंटर नेम को आपको आपके पैरेंथेसिस के अंदर क्लोज करना है। अगर पैरेंथेसिस के बाहर लिखोगे तो आपका पॉइंटर वर्क नहीं कर पाएगा। तो इसी चीज़ को अब एग्जांपल आपके प्रोग्राम में देखते हैं। पे अपने प्रोग्राम में एक स्ट्रक्चर डिक्लेयर करते हैं। स्ट्रक्ट पीछे वाले जो वीडियो में हमने अपना स्टूडेंट वाला स्ट्रक्चर लिया था, सेम वही हम यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। देन इज योर care name, that one is your 10, then int roll number, int marks। स्ट्रक्चर बन गया। अब हम यहाँ पे इसको डिफाइन करते हैं। स्ट्रक्ट, देन इज योर स्ट्रक्चर नेम स्टूडेंट। आफ्टर दैट हम यहाँ पे वेरिएबल नेम लेते हैं। सपोज यहाँ पे वेरिएबल हम s लेते हैं। अब इस s वेरिएबल को हम एक वैल्यू असाइन करेंगे। वैल्यू असाइन करने के लिए हम इसको कर्ली ब्रेसेस में लिखते हैं। कर्ली ब्रेसेस में हम अपने मेंबर्स की वैल्यू को एंटर करेंगे और जो भी वैल्यूज़ आप यहाँ पे एंटर करोगे वो उसी ऑर्डर में होनी चाहिए जिस ऑर्डर में आपने अपना स्ट्रक्चर डिफाइन किया है। जैसे यहाँ पे हमारे पास स्ट्रक्चर में जो फर्स्ट मेंबर है दैट वन इज योर नेम, तो यहाँ पे आपके जो फर्स्ट वैल्यू राइट करोगे वो आपका नेम होना चाहिए। सेकंड आपका रोल नंबर है तो यहाँ पे भी सेकंड वैल्यू आपकी रोल नंबर होगी। यहाँ पे थर्ड वन आपका मार्क्स है तो यहाँ पे भी आपका थर्ड वन मार्क्स होना चाहिए। तो फर्स्ट जैसे हम यहाँ पे नेम राइट करते हैं, दैट वन रोहित, नेम आ गया। आफ्टर दैट आपका रोल नंबर इज योर 40 एंड नेक्स्ट वन इज योर मार्क्स, सपोज 2089। तो आपने अपने स्ट्रक्चर के जो वेरिएबल आपने डिफाइन किया उसको अपनी वैल्यूज़ इनिशियलाइज करवा दी। आफ्टर दैट हम यहाँ पे अब अपना एक पॉइंटर डिक्लेयर करेंगे।
तो पॉइंटर भी हम स्ट्रक्चर के लिए ही बनाएंगे, हम अपने स्टूडेंट स्ट्रक्चर के लिए बनाएंगे। तो यहाँ पे फिर से स्टूडेंट, देन पॉइंटर्स नेम स्टार p। अब इसको हम यहीं पे वैल्यू असाइन करेंगे एड्रेस ऑफ s। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट में हम यहाँ पे अपने जो स्टूडेंट है इसकी डिटेल को प्रिंट करवाते हैं डायरेक्टली। हम यहाँ पे आपके जो मेंबर्स हैं उनको एक्सेस करेंगे। तो printf फर्स्ट वन मैसेज स्टूडेंट्स डिटेल printf देन printf। अब फर्स्ट वन आपका नेम %s न्यू लाइन करेक्टर एंड। अब हम यहाँ पे आपका नेम जो मेंबर है हम उसको एक्सेस करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर। अगर सिंपली हम जैसे वेरिएबल के थ्रू अपने मेंबर्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे लिखते s.name, जैसा हमने पीछे के वीडियो लेक्चर्स में किया। हम वहाँ पे थ्रू वेरिएबल्स आपके मेंबर्स को एक्सेस करते हैं, तो वहाँ पे पहले हम वेरिएबल नेम लिखते हैं, आफ्टर दैट आपका डॉट ऑपरेटर, डॉट लगाओगे और उसके बाद आपका मेंबर नेम। मगर यहाँ पे हम जो अपने मेंबर्स को एक्सेस करना चाहते हैं वो हम थ्रू पॉइंटर करना चाहते हैं। यहाँ पे आपने जो p पॉइंटर डिक्लेयर किया है हम इसके थ्रू अपने मेंबर्स को एक्सेस करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम जो आपका फर्स्ट मेथड है, आप पैरेंथेसिस के बीच में आप अपना पॉइंटर नेम लिखते हो, आफ्टर दैट डॉट ऑपरेटर और फिर हम लिखेंगे आपके मेंबर का नेम। तो यहाँ पे जैसे मेंबर नेम है, नेम ही है, ठीक है। तो नेम लिख लिया आपने, मेंबर का नाम लिख लिया, आपके फर्स्ट आ गई। आफ्टर दैट आपका नेक्स्ट वैल्यू printf नेक्स्ट वन इज योर रोल नंबर। रोल नंबर इंटीजर टाइप है तो टाइप स्पेसिफायर %d न्यू लाइन करेक्टर एंड। अब आपका रोल नंबर वाले मेंबर को हम एक्सेस करेंगे तो इसके लिए हम अल्टरनेटिव मेथड लेके चलते हैं। इस तरह से भी लिखा जा सकता है। अब p पॉइंटर नेम डैश ग्रेटर देन साइन एंड आफ्टर दैट आपका मेंबर नेम। तो मेंबर नेम है यहाँ पे रोल नंबर। थर्ड वन printf next one is your marks, these are of also integer type to type specifier %d new line character and after that is your pointer p dash greater than and member name mar marks। तो आपने अपने हर एक मेंबर्स के बारे में लिख लिया, अपने मेंबर्स को एक्सेस कर लिया थ्रू पॉइंटर। अब हम इस चीज़ को कंपाइल करते हैं। कंपाइल विदाउट एरर, आफ्टर दैट रन, तो दैट वन, ठीक है। स्टूडेंट डिटेल, आफ्टर दैट तो यहाँ पे आपने पहले स्ट्रक्चर डिफाइन किया, आपका कंपाइलर जब चला उसने स्ट्रक्चर को रीड किया, अंडरस्टैंड किया, आफ्टर दैट आपका मेन फंक्शन कॉल हुआ, फिर इसने आपके स्टूडेंट एस वेरिएबल को डिक्लेयर किया और इसकी वैल्यूज़ को इनिशियलाइज करवा दिया। फिर आपने जो पॉइंटर लिया था, पॉइंटर के अंदर आपका जो एस वेरिएबल था इसका एड्रेस स्टोर कर दिया गया। आफ्टर दैट आपकी नेक्स्ट प्रिंटफ स्टेटमेंट चली, इसने आपका स्टूडेंट्स डिटेल प्रिंट कर दिया। आफ्टर दैट आपका एक इक्वल टू साइन लेके हमने एक ऐसे ही दो सेक्शंस के बीच में लाइन जैसी ले ली है, तो वो चीज़ एक होगी, इसे जस्ट फॉर डेकोरेशन है और इसका कोई रोल नहीं है। आफ्टर दैट आपकी प्रिंटफ स्टेटमेंट नेम %s, आपने जो नेम करेक्टर था अब यहाँ से आपने पॉइंटर के थ्रू आपके मेंबर्स की तरफ पॉइंट किया। तो इसमें बेसिकली होगा क्या, आपका जो पॉइंटर है
वो आपके जो एस वेरिएबल है इसके मेमोरी एड्रेस की तरफ पॉइंट करेगा। अब जैसे हमने पहले बात की थी कि जब भी आपका स्ट्रक्चर आप डिफाइन करते हो, स्ट्रक्चर के जो मेंबर्स होते हैं वो आपकी मेमोरी लोकेशन में एक कंजक्टिव ऑर्डर के अंदर स्टोर होते हैं। तो उसमें पहले आपके पास, जैसे हमने यहाँ पे कैर नेम करके एक मेंबर डिक्लेयर किया है, तो नेम बेसिकली आपके पास यहाँ पे एक स्ट्रिंग है जिसमें आप 10 करेक्टर्स को स्टोर कर सकते हो। तो मतलब आपका जो करेक्टर होता है वो अपनी स्टोरेज के लिए 1 बाइट ऑफ लोकेशन लेता है। तो यहाँ पे अगर आप 10 करेक्टर्स को स्टोर करने जा रहे हो तो मतलब आपके फर्स्ट 10 बाइट्स इन द मेमोरी लोकेशन आपकी नेम स्ट्रिंग के लिए होंगे। आफ्टर दैट आपके पास रोल नंबर है। अब नेम के एकदम बाद कंजक्टिव मेमोरी लोकेशन एक्सेस करता है, तो मतलब नेम के एकदम बाद जो आपकी मेमोरी लोकेशन आएगी उसमें आपके पास होगा रोल नंबर। अब रोल नंबर में आपके पास इंटीजर टाइप है, तो अगर आप 16 बिट आर्किटेक्चर पे काम करोगे, जैसे टर्बो सी पे काम करते हो, तो आपको इस इंटीजर को स्टोर करने के लिए 2 बाइट्स ऑफ मेमोरी लोकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। मगर जैसे हम कोड ब्लॉक्स पे काम करते हैं या आप कहीं पे सॉफ्टवेयर क्रिएट कर रहे हो किसी 32 बिट आर्किटेक्चर के लिए, तो वहाँ पे इंटीजर के लिए आपके पास नेक्स्ट 4 बाइट्स रिजर्व किए जाएंगे। उन 4 बाइट्स के बाद फिर आपके पास थर्ड मेंबर स्टोर होगा जो आपके पास है मार्क्स। तो उससे नेक्स्ट 2 बाइट्स या 4 बाइट्स अकॉर्डिंग टू योर आर्किटेक्चर आपके मार्क्स मेंबर को स्टोर करने के लिए रिजर्व की जाएंगी। अब जब भी आपका पॉइंटर आप यूज़ कर रहे हो, आपकी मेंबर को आप पॉइंटर के थ्रू एक्सेस करने जा रहे हो, तो ये पॉइंटर जब आपका रन करेगा तो ये सबसे पहले आपके एस वेरिएबल की स्टार्टिंग मेमोरी लोकेशन की तरफ पॉइंट करेगा। जैसे ही आपकी इस मेमोरी लोकेशन की तरफ पॉइंट करता है तो आपके प्रोग्राम को पता चलेगा कि यहाँ पे आप इस एस नाम के वेरिएबल को जो आपके स्ट्रक्चर के अंदर डिफाइन किया गया है उसको एक्सेस करना चाहते हो। तो यहाँ पे ये जो स्टार पी होता है, हमने पॉइंटर के केस में भी पढ़ा था कि जब आप इस तरह से स्टार पी लिखते हो तो ये एक तरह का आपका अल्टरनेटिव टू वेरिएबल होता है। आप इसकी जगह चाहे जैसे यहाँ पे हमने स्टार पी लिखा है, आप इसको लिखो या इसकी जगह आप एस लिख लो, अपने वेरिएबल का नाम लिख लो, दोनों आपकी सेम चीज़ है। तो बेसिकली आपका पॉइंटर यहाँ पे आपके एस वेरिएबल की तरफ पॉइंट कर रहा है। फिर आपका एस वेरिएबल के थ्रू इसने नेम करके जो है मेंबर था उसको एक्सेस किया और आपका नेम प्रिंट कर दिया। आफ्टर दैट फिर आपकी नेक्स्ट लाइन आती है। नेक्स्ट स्टेटमेंट में आपके पास आप रोल नंबर को प्रिंट करने जा रहे हो। अब यहाँ पे हमने आपका अल्टरनेटिव मेथड यूज़ किया, यहाँ पे आपने डॉट ऑपरेटर करके किया, यहाँ पे आपने दूसरा अल्टरनेटिव मेथड जो आपके पास होता है डैश एंड ग्रेटर देन का साइन, तो वहाँ पे आपने अपना पॉइंटर नेम लिखा। आफ्टर दैट आपका मेंबर नेम जिसको आप एक्सेस करना चाहते हो, तो इसने आपका जो रोल नंबर था वहाँ पे आपने 40 स्टोर किया था तो उसको प्रिंट कर लिया। एंड सिमिलरली फिर नेक्स्ट आपकी स्टेटमेंट आती है दैट मीन इज योर मार्क्स। तो इसने जैसे ही पॉइंटर रीड किया तो पॉइंटर में इसने देखा कि आप यहाँ पे मार्क्स वेरिएबल की तरफ पॉइंट करने जा रहे हो, तो इसने यहाँ पे आपके मार्क्स के अंदर जो वैल्यू स्टोर थी उसको प्रिंट किया। तो इस तरह से हम बाय यूजिंग पॉइंटर्स भी आपके स्ट्रक्चर्स के जो डिफरेंट तरह के मेंबर्स होते हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं। अब इसी में हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अब यहाँ पे तो आपने एक सिंपल वेरिएबल डिक्लेयर किया था। अगर आप एरे ऑफ स्ट्रक्चर क्रिएट करते हो तो उस एरे ऑफ स्ट्रक्चर के अंदर आप जो वैल्यू स्टोर करोगे तो वहाँ पे भी हम उस एरे के एलिमेंट्स के मेंबर्स को बाय यूजिंग पॉइंटर्स एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसे डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पे हम एक और स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। लेट्स वो भी हम अपना स्टूडेंट टाइप ही करेंगे। तो CHAR नेम 20 नेम के लिए। नेक्स्ट एक और कैरेक्टर स्ट्रिंग्स लेते हैं यहाँ पे, दैट वन इज योर कोर्स। नेक्स्ट वन इज योर परसेंटेज, फ्लोट,
percentage, and next one more care. अब यहाँ पे हम लेते हैं आपका, अब इसको हम रिजल्ट नाम देते हैं। हम इसमें बेसिकली आपकी पास और फेल वैल्यू स्टोर करेंगे कि इधर आपका जो स्टूडेंट है उसकी जो परसेंटेज बनती है उसके हिसाब से वो पास है या फेल है। तो इसमें हम स्ट्रिंग ले लेते हैं और इसको भी साइज प्रोवाइड करते हैं 10। नेक्स्ट वन, अब हम यहाँ पे आपके मेन फंक्शन को डिफाइन करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट वन हम पहले आपका जो स्ट्रक्चर आपने बनाया है उसके लिए हम वेरिएबल्स डिफाइन करेंगे। तो स्ट्रक्ट, देन आपका स्ट्रक्चर नेम स्टूडेंट, और यहाँ पे हम लेते हैं आपका स्ट्रक्चर का एरे। तो हमने यहाँ पे एरे डिफाइन कर लिया। अब इस एरे को हम यहाँ पे वैल्यूज़ भी इनिशियलाइज करवाएंगे, तो इसलिए हम यहाँ पे एरे के लिए आप किसी तरह का साइज स्पेसिफाई नहीं कर रहे हो। जब हम डायरेक्टली वैल्यूज़ इनिशियलाइज कराते हैं तो ये ज़रूरी नहीं होता है कि हम यहाँ पे आपका साइज स्पेसिफाई करवाएं। उस केस में क्या होगा, आप यहाँ पे जितनी वैल्यूज़ असाइन करोगे, जितनी वैल्यूज़ इनिशियलाइज करवाओगे, उन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग आपका जो एरे होता है उसका साइज़ ऑटोमेटिकली ही एडजस्ट हो जाता है। अगर आप जैसे यहाँ पे जो एस एरे लेके चल रहे हो, इसमें आप 3 स्टूडेंट्स की वैल्यू इनिशियलाइज करवाते हो, तो आपका जो एरे है इसका साइज़ ऑटोमेटिकली ही 3 असाइन हो जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग आपके कंप्यूटर के अंदर 3 एरेज एलिमेंट्स के लिए जो आपकी मेमोरी होती है वो रिज़र्व हो जाएगी। मगर इन केस आप यहाँ पे जो वैल्यूज़ इनिशियलाइज करवा रहे हो वो आप उतनी नहीं करवाते हो जितनी आपकी एरे के अंदर आपकी रिक्वायरमेंट है। जैसे यहाँ पे हम जो एरे है वो चाहते हो आप पास जो एरे है वो 3 स्टूडेंट्स के लिए बने, मगर हम जो वैल्यूज़ इनिशियलाइज करवा रहे हैं वो आपकी सिर्फ 1 स्टूडेंट के लिए करवाएंगे। तो उस केस में क्या होता है, आपके पास जो मेमोरी लोकेशन है वो आपके पास 3 एरे एलिमेंट्स के लिए ही रिज़र्व होगी, मगर जो आपकी वैल्यूज़ हैं, आपका जैसे एक एलिमेंट के लिए हम यहाँ पे वैल्यूज़ को इनिशियलाइज करवाते हैं तो उन्हीं मेमोरी लोकेशंस पे आपकी वैल्यू स्टोर हो जाएगी। बाकी के जो एलिमेंट्स आपके पास बचते हैं जिनमें आपने किसी तरह की वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करवाई है, उन सब की वैल्यू ऑटोमेटिकली यहाँ पे 0 इनिशियलाइज हो जाती है। ये जैसे हमने ये कॉन्सेप्ट आपके एरे के केस में भी पढ़ा था, तो सेम कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे भी वर्क करेगा। तो यहाँ पे हम जैसे साइज स्पेसिफाई नहीं करवाते हैं, हम जैसे सिर्फ वैल्यूज़ एंटर करेंगे। तो फर्स्ट वन जैसे यहाँ पे आपके पास आता है दैट वन इज़ योर नेम। तो नेम जैसे यहाँ पे हम फर्स्ट वन जो लेके चलते हैं दैट वन इज़ योर, लेट अस टेक मनप्रीत, दैट वन इज़ योर नेम। देन नेक्स्ट वन इज़ योर कोर्स, सपोज he is doing BCA. Next one is your percentage, let's suppose percentage 78.6, हम फ्लोट में ले रहे हैं परसेंटेज तो पॉइंट्स में ले लेते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज़ योर रिज़ल्ट। तो रिज़ल्ट में यहाँ पे हम स्ट्रिंग टाइप ले रहे हैं, तो दैट वन इज़ योर पास। नेक्स्ट एलिमेंट के लिए लेके चलते हैं वैल्यू। सपोज आवर नेक्स्ट स्टूडेंट विल बी राहुल एंड कोर्स MCA। then is your percentage, suppose percentage is 30.76। अब 30% पे है तो that one is your result will be fail, that one।
हम यहाँ पे 2 ही स्टूडेंट के लिए लेके चलते हैं, तो आपके जो एरेज की साइज़ है वो इसी अकॉर्डिंग डिक्लेयर हो जाएगा, आपका रिजर्व हो जाएगी मेमोरी लोकेशन आपके 2 एलिमेंट्स के लिए। आफ्टर दैट अब यहाँ पे हम पॉइंटर डिक्लेयर करते हैं, स्ट्रक्ट स्टूडेंट देन स्टार p। इसको हम वैल्यू भी इनिशियलाइज करवा लेते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पे जब वैल्यू इनिशियलाइज करवाएंगे, तो जैसे हम वेरिएबल के केस में जब वैल्यू इनिशियलाइज करवाते हो आप अपने पॉइंटर के लिए, तो हम वहाँ पे लेके चलते हैं एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। मगर एरे के केस में आपने एरे वाले चैप्टर में भी ये चीज़ रीड की है कि जब भी हम एरे की मेमोरी लोकेशन किसी को प्रोवाइड करवाना चाहते हैं या आप डायरेक्टली कहीं पे एरे नेम लिखते हो, तो वो एरे नेम बेसिकली आपके एरे के फर्स्ट एड्रेस, जिसको हम बेस एड्रेस भी कहते हैं, उसको स्पेसिफाई करवाता है। तो यहाँ पे हम एड्रेस ऑफ एस नहीं लिखेंगे, हम इस तरह से एड्रेस ऑफ एस यहाँ पे नहीं लिखोगे, हम डायरेक्टली यहाँ पे सिर्फ आपके एरे का नाम लिखेंगे, क्योंकि आपका एरे का नेम जब भी हम कहीं पे यूज़ करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली ही आपके सी प्रोग्राम के अंदर आपके बेस एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है। तो जब भी हम इस तरह से लिखेंगे एरे का नाम, तो बेसिकली आपके पॉइंटर को आप इस एरे का बेस एड्रेस, जो फर्स्ट एड्रेस है, उसको स्पेसिफाई करवा रहे हो। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे आपके जो स्टूडेंट्स है इनकी डिटेल प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे हम एरे लेके चल रहे हैं, तो एरे को हम विद द हेल्प ऑफ लूप भी एक्सेस कर सकते हैं ईजिली। तो यहाँ पे हम लूप यूज़ करेंगे, तो उसके लिए हम आई वेरिएबल आपने डिक्लेयर करवा लिया। आफ्टर दैट यूजर फॉर लूप यूज़ करेंगे, फॉर आई असाइन 0 आई। अब यहाँ पे हम 2 लेके चल रहे हैं, तो आई लेस देन 2 आई प्लस प्लस। और नाउ नेक्स्ट वन, अब हम यहाँ पे अपने स्ट्रक्चर्स के थ्रू मेंबर्स को एक्सेस करेंगे, पॉइंटर के थ्रू डिफरेंट तरह की जो आपके एरे है, एरे के अंदर आपके जो एलिमेंट्स हैं इनकी वैल्यूज़ को हम एक्सेस करेंगे। तो उसके लिए आपको printf we write students result, then new line character, again printf देन यहाँ पे हम एक डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, थर्ड लाइन printf स्टूडेंट वंस नहीं लिखेंगे हम, %d result, new line character, then next printf statement %d। अब फर्स्ट वन जो हम यहाँ पे वैल्यू एंटर आउटपुट करेंगे वो है आपके पास नेम %s, न्यू लाइन करेक्टर कॉमा। अब हम थ्रू पॉइंटर करेंगे, तो दैट वन इज योर पॉइंटर नेम डैश ग्रेटर देन एंड मेंबर नेम, मेंबर नेम इज योर नेम कॉमा नेक्स्ट printf statement। अब नेक्स्ट वन इज योर कोर्स, कोर्स भी आपके पास स्ट्रिंग है, तो %s न्यू लाइन करेक्टर एंड p डैश ग्रेटर देन मेंबर नेम कोर्स। नेक्स्ट लाइन नेक्स्ट स्टेटमेंट printf, next one is your percentage
परसेंटेज इज योर फ्लोट टाइप। यहाँ पे जो आपका स्पेसिफायर रहेगा %f। हम इसको फॉर्मेट कर लेते हैं फॉर 2 डेसिमल पॉइंट्स, तो 0.2 न्यू लाइन करेक्टर कॉमा p1 एंड member name per. Now next way printf, now result ये भी आपका स्ट्रिंग है, तो %s न्यू लाइन करेक्टर कॉमा p डैश ग्रेटर देन रिजल्ट। अब इसके बाद यहाँ पे हमें एक और स्टेटमेंट यूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे हम अपना लूप का यूज़ कर रहे हैं। जब आपकी i की वैल्यू 0 होगी तो उस टाइम पे तो आपकी फर्स्ट स्टूडेंट की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, मगर जब आपका ये लूप एक बार एग्जीक्यूट होगा, जब नेक्स्ट आइट्रेशन आपकी चलेगी, तो नेक्स्ट आइट्रेशन पे आपको क्या करना है, आपके जो पॉइंटर के एड्रेसेस हैं, अब इसको आपके एरे के सेकंड एलिमेंट पे मूव करना है, तभी आपके सेकंड एलिमेंट के जो मेंबर्स की वैल्यू है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर आउटपुट होगी। तब उसके लिए हमें आपके जो पॉइंटर है इसको अपडेट करना पड़ेगा, इसके एड्रेसेस को अपडेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लेंगे कि p++, हम अपने पॉइंटर को इंक्रीमेंट करेंगे। आपने अपने पॉइंटर के केस में पढ़ा था कि जब भी आप अपने पॉइंटर के साथ किसी तरह का अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, वेदर चाहे आप इसमें किसी तरह की इंटीजर वैल्यू ऐड करो या सब्सट्रैक्ट करो, या आप इसके साथ इंक्रीमेंट ऑपरेटर परफॉर्म करो या डिक्रीमेंट ऑपरेटर परफॉर्म करो, तो उस टाइम पे आपका पॉइंटर क्या करता है, आपके नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन की तरफ पॉइंट नहीं करेगा, ये आपकी मेमोरी के अंदर नेक्स्ट ब्लॉक की तरफ पॉइंट करता है, जहाँ पे आपका नेक्स्ट जो एलिमेंट होता है वो स्टोर्ड होता है। जैसे अगर आप एक फ्लोट टाइप का एलिमेंट लेके चलते हो, तो उसके लिए आपके पास यहाँ पे 4 बाइट्स की रिक्वायरमेंट है। तो सपोज आपका जो पॉइंटर है वो आपके फ्लोट को अगर पॉइंट करने जा रहा है, तो अगर आपके पॉइंटर का जो एड्रेस है, आपका जो फ्लोट वेरिएबल है उसका जो फर्स्ट एड्रेस है वो है आपके पास 1000, तो बेसिकली आपका जो पॉइंटर है, जो आपका फ्लोट वेरिएबल है वो 1000 से लेके 1003 तक की जो मेमोरी लोकेशन है वो आपके एक वेरिएबल के लिए यूज़ करेगा। तो उस केस में अगर आपका जो पॉइंटर है वो इस फ्लोट की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो जब आप अपने पॉइंटर के साथ किसी तरह का अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, जैसे हम यहाँ पे पॉइंटर के साथ 1 ऐड करते हैं, तो जब 1 ऐड किया जाएगा तो पॉइंटर के अंदर जो वैल्यू स्टोर है दैट मीन्स 1000, तो 1 ऐड करने के बाद वो पॉइंटर की वैल्यू आपकी 1001 नहीं बनेगी। बेसिकली आपका पॉइंटर जब भी इसको इंक्रीमेंट करोगे या डिक्रीमेंट करोगे या किसी तरह का इंटीजर ऐड किया जाएगा, तो जितनी वैल्यूज़ आप ऐड या सब्सट्रैक्ट करने जा रहे हो, आपका पॉइंटर उतने ब्लॉक्स पे मूव करेगा। जैसे हम अपने पॉइंटर को अगर इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तो आपका जो फर्स्ट वेरिएबल है वो आपके 4 बाइट्स एक्सेस कर रहा है 1000 से लेके 1003 तक। तो जब आप पॉइंटर को इंक्रीमेंट करोगे तो इसके अंदर जो नेक्स्ट मेमोरी एड्रेस आएगा वो आपके फर्स्ट जो फ्लोट वेरिएबल है उसके बाद आएगा। मतलब आपका जो नेक्स्ट एलिमेंट स्टार्ट हो रहा है अब आपका, वो हो रहा है आपका 1004 से, तो आपका जो पॉइंटर है वो 1004 मेमोरी लोकेशन की तरफ पॉइंट करेगा। तो उसी चीज़ का हम यहाँ पे अपने प्रोग्राम में यूज़ कर रहे हैं। जब आप अपने पॉइंटर को इंक्रीमेंट करोगे तो ये क्या करेगा, आपके एरे के सेकंड एलिमेंट की तरफ पॉइंट करेगा। अब यहाँ पे ये जो आपके पास वैल्यूज़ हैं ये हैं आपके एरे के फर्स्ट एलिमेंट की। आपके फर्स्ट जो स्टूडेंट टाइप का आपने जो एरे डिक्लेयर किया है उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है ये उसके मेंबर्स की वैल्यू है। जो आपका सेकंड एलिमेंट होगा आपके एरे का, मतलब आपका जो सेकंड स्टूडेंट होगा
उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके पास ये है, यहाँ से स्टार्ट होती है। तो जब आप पॉइंटर को इंक्रीमेंट करोगे तो वो डायरेक्टली आपका इस लोकेशन से जंप करके आपके सेकंड एलिमेंट की मेमोरी लोकेशन के ऊपर जंप करेगा। तो इसलिए हम यहाँ पे पॉइंटर लेके चल रहे हैं। इससे पहले आपका एक और लाइन ले लेते हैं, printf, जस्ट दो स्टूडेंट की वैल्यू को अलग अलग करने के लिए। न्यू लाइन। अब हम इसे कंपाइल करते हैं। आपका कंपाइल हो गया विदाउट एरर। अब रन, तो इस तरह से आपका रिजल्ट आएगा। स्टूडेंट 1, इसमें कुछ गड़बड़ हो गई, क्या हो गया? अच्छा सॉरी, यहाँ पे आप %d ले रहे हो, मगर %d के लिए हमने यहाँ पे वैल्यू नहीं ली है। यहाँ पे वैल्यू आएगी i+1। बेसिकली यहाँ पे जैसे स्टूडेंट 1's रिजल्ट, स्टूडेंट 2's रिजल्ट, इस तरह से हम प्रिंट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे i की वैल्यू का हम यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट i की वैल्यू आपकी 0 इनिशलाइज की गई है, मगर हम 0 स्टूडेंट नहीं लेके चलेंगे, हमारा फर्स्ट स्टूडेंट होता है। तो उसके लिए हम i की जो भी वैल्यू होगी उसके अंदर हम 1 ऐड कर रहे हैं। जब i की वैल्यू 0 होगी तो यहाँ पे आपका फर्स्ट स्टूडेंट आएगा। फिर इंक्रीमेंट होके आपकी i की वैल्यू 1 बनती है, तो ये इंक्रीमेंट होके आपका स्टूडेंट सेकेंड रिजल्ट आएगा। इस तरह से आएगा। बाकी ये लाइन भी हमारे पास हर बार प्रिंट हो रही है, हमें एक ही बार प्रिंट करनी है, तो हम इसको यहाँ पे नहीं लिखेंगे, ये यहाँ पे आती है इस तरह से। ठीक है, अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो इस तरह से आपके पास यहाँ पे स्टूडेंट 1 रिज़ल्ट आ गया, नेम आपका एक्सेस हो गया मनप्रीत, कोर्स BCA, परसेंटेज 78.60 एंड रिज़ल्ट इज़ योर पास। एंड योर सेकंड स्टूडेंट नेम राहुल, कोर्स MCA, परसेंटेज 30.76, रिज़ल्ट इज़ योर फेल। तो इस तरह से हम बाय यूजिंग पॉइंटर आपके स्ट्रक्चर के एरे के एलिमेंट्स की जो वैल्यूज़ हैं, जो मेंबर्स हैं, उनको भी एक्सेस कर सकते हैं।